तो ये टीम इंडिया का वो घोड़ा है जो कि अब तक रुक नहीं रहा, लगातार अपनी रेस जीतता चला जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर रेस हो चली है सेमीफाइनल की। टीम इंडिया का शुमेक में आपका स्वागत है, मैं हूं सचिन। टीम इंडिया इस समय विजय रथ पर सवार है। टूर्नामेंट की अकेली ऐसी टीम जिसने सभी मैच जीते 9 के 9, यहाँ तक कि उसने न्यूजीलैंड को भी लीग मुकाबले में हराया। मगर यही न्यूजीलैंड टीम आईसीसी के नॉकआउट मुकाबले में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होती है। इस टीम ने पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया को शिकस्त दी थी। उस समय हार का हिसाब अब चुकता करने की बारी आ गई है, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब हमारे गेंदबाज न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को रन बनाने से रोकेंगे। ये वास्तव में टीम इंडिया के लिए अश्वमेध यज्ञ जैसा होगा और टीम इंडिया विश्व विजेता बनने से महज 2 कदम दूर है। लेकिन इसके लिए कीवी टीम के टॉप बल्लेबाजों को रोकना होगा बेहद जरूरी। तो हमारे साथ इस वक्त मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं, शशि काला मौजूद हैं जो कि पूर्व कोच हैं, और हमारे साथ सुनील यश कालरा भी जुड़ेंगे। लेकिन मनोज जी, ये जो एक फॉर्मूला जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया इंग्लैंड जो है वो लीग में खेले, मुकाबला क्लोज गया, भारत ने वो जीता, एक दूसरे की हमने स्ट्रेंथ भी देख ली, तमाम चीज़ें भी देख ली। लेकिन यहाँ पर अब आप ये कह रहे हैं कि आपको न्यूजीलैंड के टॉप 4 बैट्समैन को आउट करना पड़ेगा भारतीय गेंदबाजी के द्वारा, जिसमें आप शमी कह रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं सिराज, जिसमें आप कह रहे हैं बुमराह। तो शुरुआत करते हैं डेवन कॉनवे से। किस तरीके से क्या कॉम्बिनेशन होगा सर? देखिए, डेवन कॉनवे जो है बहुत बड़ी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने 150 रन की एक पारी भी खेली थी, 150 प्लस की पारी, वो वास्तव में एक डराने वाला एक फियर फैक्टर ज़रूर है। लेकिन जिस तरह से वो खेलते हैं, उनको मिडिल और लेग स्टंप की गेंद पर अगर आप ज़्यादा टारगेट करेंगे तो उस पर मैंने देखा है बहुत ज़्यादा वो कंफर्टेबल नहीं रहते। शॉर्ट पे डिलीवरीज में हमने देखा, चमीरा के सामने उनको फंसते हुए देखा, हमने हसन अली के सामने उनको फंसते हुए देखा। तो एक शॉर्ट पे डिलीवरी एक दूसरा हथियार उनके सामने साबित हो सकता है। और कई बार तो अपनी गलती से भी वो आउट होते हैं, रिवर्स स्वीप खेलते हैं, रिवर्स स्वीप पर अपना विकेट खोते हैं। डाउन द विकेट जो है वो जो शॉट्स खेलते हैं उसमें भी कई बार उनके शॉट जो है मिस टाइम हो जाते हैं, वो भी उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप उनको शॉट पे डिलीवरीज कीजिए, आप उनको जो है उनके शॉट मिस टाइम होने का ज़्यादा से ज़्यादा गलती करने के लिए मजबूर कीजिए, और तो और उनको मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर फोकस रखिएगा, जिससे कि आप उनके बढ़ते हुए कदमों पर अंकुश लगा सकते हैं। लीग में मैच में किसने लिया था इनका विकेट? जी, लीग मैच में किसने लिया था कॉनवे का विकेट? हाँ, शमी ने उनको आउट किया था जी। वो जो है जिस तरीके से वो शमी को बिल्कुल खेल नहीं पा रहे थे, बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन हम पूरे टूर्नामेंट में जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं, 8 बार वो आउट हुए हैं, और उसमें भी 5 बार वो तेज़ गेंदबाजों के सामने आउट हुए हैं, और 3 बार उनको स्पिनर्स ने आउट किया है। तो तेज़ गेंदबाजों के लिए हो चाहे स्पिनर्स हो, मैं तो कहूँगा मिडिल लेग स्टंप अटैक बहुत यूजफुल है उनके सामने। ऑफ साइड पर वो बहुत मजबूत हैं, कट शॉट करके कभी उनका एजेस नहीं लगते। मैं आऊँगा दूसरे जो हम ये कह सकते हैं कि मूल रूप से जो है, जो ओरिजिन से है, वो इंडियन है, उनके क्या कमज़ोरी हो सकती है उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन मनोज जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूं, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि टीम इंडिया इस वक्त अनबीटेबल है और टीम इंडिया ने सबको हरा करके यहाँ पर खड़ी है, वो सबसे बड़ी सबसे तगड़ी टीम है। खतरा वर्ड यूज़ नहीं करूंगा कि टीम इंडिया के लिए कुछ भी अगर कुछ स्टिकी हो सकता है तो वो न्यूजीलैंड का बैटिंग ऑर्डर हो सकता है, या न्यूजीलैंड का पहले बैट करते हुए एक बड़ा टोटल हो सकता है। क्या आपको थोड़ा सा ये स्टिकी लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हम शुरू से ही न्यूजीलैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले या अन्य टीमों के मुकाबले अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन यही टीम हमें कभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हराती है, कभी हमें ये पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हराती है। यानी लीग अगर आप नॉकआउट में देखेंगे तो ये टीम, इनके बल्लेबाजों को शायद हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं और वो इसका भरपूर लाभ उठाते हैं, बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं। अब पिछली बार देखिए 2019 के वर्ल्ड कप में केन विलियमसन ने बहुत अच्छी पारी खेली थी, 67 रनों की। उनके साथ रॉस टेलर थे। अब रॉस टेलर यहाँ मौजूद नहीं है, हेनरी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट यहाँ मौजूद हैं और फर्गुसन यहाँ मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि आप जितना आप बल्लेबाजी पर उनके कंट्रोल करेंगे शुरुआती ओवरों में, और शुरुआती ओवर ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा अगर उनकी पारी जो है लंबी 30-35 ओवर तक भी खिंच जाती है, तो वो इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर देते हैं कि बाद में पावर हिटरों को एक्सेलरेट करने में काफ़ी मदद मिलती है। और वानखड़े छोटा है,
जी हाँ, वानखेड़े स्टेडियम पर निश्चित तौर पर मैं कहूँगा सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ गेंद जो है आती है बल्ले पर आती है, और क्योंकि थोड़ा सा राइस है और वहाँ लाल मिट्टी की जो है सतह है, तो लाल मिट्टी पर गेंद में उछाल मिलता है, तो उसका हम तेज़ गेंदबाज शुरुआती ओवरों में फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, डेरिल मिचेल या तमाम जो अन्य बल्लेबाज हैं जो धाकड़ बल्लेबाज माने जाते हैं, उनको भी परेशानी हो सकती है। ठीक है, मैं सुनील भी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, मैं इसको दुस्वप्न तो नहीं कहूँगा, बैड ड्रीम देखना नहीं चाहिए। जब अच्छा ड्रीम चल रहा होता है, नींद इतनी अच्छी आ रही होती है, बुरा सपना याद नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें साहब, 2011 याद आ जाता है। इसलिए हमारे मनोज जी जो है ना, वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि हमारे स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है, पूरी जो है पूरी सबकी पूरी लिस्ट तैयार करके लाए हैं, किसको कैसे आउट कर सकते हैं, किसको कहाँ पर गेंदबाजी कर सकते हैं, वो उनकी पूरी तैयारी है। हालांकि बल्लेबाजों और गेंदबाजों की भी पूरी तैयारी है, लेकिन बात वही कि एक बुरा दिन जो है वो याद आ जाता है जो पहले आ चुका है। देखिए, ये बुरा दिन हिंदुस्तान का 1996 से अगर आप देखें, वो सेमीफाइनल हार गए, 2003 का फाइनल हार गए, फिर मैं पर्सनली प्रेजेंट था 2019 का सेमीफाइनल, ये सेम टीम थी, आधे से ज़्यादा प्लेयर्स दोनों टीम में सेम ही थे। वो दिन भी याद आता है जब ये सेमीफाइनल 2 दिन के अंदर हुआ था, एक दिन नहीं होने के बाद। बट हमको वो भी देखना चाहिए कि वेस्ट इंडीज अनबीटन रही है पहले और दूसरे वर्ल्ड कप के अंदर। आपको ये भी देखना चाहिए 99 2003 में भी ये अनबीटन रही है ऑस्ट्रेलिया। तो हिंदुस्तान अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ऑफ 90s 80s एंड 90s और ऑस्ट्रेलिया ऑफ लेट 90s एंड अर्ली 2000, उसकी आपको हिंदुस्तान ये नए सदी की ये वो 2 ग्रेट टीमों में से है। तो उसके अंदर आप डिपार्टमेंट देखिए ना, आपके बैटर्स देखिए, आपके बैटर्स टॉप 10 में 3 बैटर्स है, आपके टॉप बॉलिंग जो टॉप 10 में 4 बॉलर्स है। इसी वर्ल्ड कप के अगर आप आंकड़ों को देखें तो अगर जब आपके पास इतना बड़ा भारी बैटर्स होगा, बॉलर्स होंगे, सिक्सेस होंगे, एवरेज होगी, शुरू के 10 ओवर में होगा, लास्ट के पावर प्ले में 10 ओवर में होगा, तो मेरे ख्याल से ये बैड ड्रीम आना वो तब होता है जब 19-20 का सवाल हो, तब आप फंस सकते हैं। बट अगर आपका जब डिफरेंस ही और डिस्टेंस ही पहले और दूसरे के बीच में है तो वो बहुत होता है। आपको एक बहुत अच्छी बात जान के खुशी होगी कि हिंदुस्तान एक ऐसी टीम है जो किसी से नहीं आ रही है, बट जो नंबर 2 की टीम है वो इंडिया से आ रही है, जो नंबर 3 की टीम है वो इंडिया और नंबर 2 से आ रही है, और जो नंबर 4 की टीम है वो तीसरे, दूसरे और 1 से आ रही है। तो अगर एक बात देखा जाए तो ये टीम ऐसी है, ये सेमीफाइनल ऐसा है कि जिसके अंदर जो नंबर 1 है वो बहुत ही आगे है, वो किसी से नहीं हारा, और जो नंबर 4 है वो कम से कम 3 लोगों से हारा है। सो ये थोड़ा सा एक्साइटिंग हो गया है। ठीक है मनोज जी, अब आप रचित रविंद्र की बात कर लेते हैं। जी हाँ, रचिन रविंद्र एक बाएं हाथ के बल्लेबाज, भारतीय मूल के खिलाड़ी, और जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस अंदाज में खेल रहे हैं, बेहतर होगा कि आप उनको फुलर लेंथ की गेंद कराएं। हालांकि एक सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, और वो जिस तरह से आगे खेलते हैं लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की तरफ, उसमें पूरी तरह से एनर्जी पूरी तरह जनरेट नहीं कर पाते। आप देखें लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर अक्सर वो लपक लिए जाते हैं, तो ये एक परेशानी का सबब बन सकता है, और स्लोअर बॉल उनके लिए बहुत परेशानी पैदा कर सकती हैं, क्योंकि उनके जो टाइमिंग्स हैं वो गड़बड़ाते हैं। और लेकिन स्पिनर्स को वो बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। स्पिनर्स को ये समझिए कि अगर उनके सामने स्पिनर्स आ जाएं तब तो वो ना तो वो हवाई फायर करते हैं, बल्कि ज़मीनी शॉट स्पिनर्स पर खेलना जो इतना आसान नहीं होता, उनको बहुत सहजता के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पर रचिन रविंद्र क्योंकि 2 बार तेज़ गेंदबाजों के सामने आउट हुए हैं, और 2 बार स्पिनर्स के सामने आउट हुए हैं, और 5 बार तेज़ गेंदबाजों के सामने आउट हुए हैं। तो यहाँ रचिन रविंद्र के लिए मैं यही कहूँगा कि शॉर्ट गेंद जिस पर वो कट पुल खेलते हैं, उस पर भी कई बार हमने देखा गेंद उनका बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जाती है। लेकिन यही खिलाड़ी 3 सेंचुरी बना चुका है। अगर ये इस तरीके से जो मैं आउट होने के तरीके आपको बता रहा हूँ, अगर एक खिलाड़ी सेंचुरी पूरी करने के बाद अगर आउट भी हो जाए तो मैं समझता हूँ वो एक सच्चा एक हल्का सौदा रहेगा उनके लिए, अच्छा सौदा रहेगा कि अगर वो सेंचुरी बनाएं और उसके बाद पुल शॉट से अपना कमाल का प्रदर्शन करें। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि उनको आप अक्रॉस खेलने के लिए प्रेरित करें, पुल शॉट खेलने के लिए प्रेरित करें, और वो तभी होगा जब आप उनके सामने शॉट पे डिलीवरीज का हथियार लगातार इस्तेमाल करेंगे। सुनील साहब, इस पर कोई कमेंट? वेल देखिए, वो एज अ सरप्राइज वेपन आए हमारे सामने इस वर्ल्ड कप के। जो हम शुभमन गिल को सोच रहे थे वो रचिन रविंद्र बन के आए, जो जिनके जब वो चल जाते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से होता है।
उनकी एक छोटी सी वीकनेस जैसे मनोज जी ने बताई है कि आपको थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा बॉल, और एक सरप्राइज बॉल जो किसी बॉलर की होती है उसको डालना पड़ेगा, वेरिएशन और लेंथ के साथ आपको खेलना पड़ेगा। तो और वेट करना है कि वो गलती करे, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने जो गेम खेली है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, वो फ्लॉलेस खेलते हैं, वो एक शॉट खेलते हैं जिसमें वो आउट हो जाते हैं। ऐसा चांस देने वाला वो बैट्समैन नहीं है कि आपको चांस देगा। और स्पेशली 30 मतलब जो सेकंड पार्ट है 11 से 40 ओवर वाला, उसमें उसके चांस निकलते हैं, और वहां पे अपने को थोड़ा सा फील्डिंग का देखना होगा, हाफ चांसेस को फुल में कन्वर्ट करना होगा, जो इंडिया का 92% है, जिसका मतलब है कि अगर कोई चांस मिलता है इंडिया को तो वो 92% तरीके के टाइम वो उसको कन्वर्ट करके आउट कर लेते हैं, जो पॉसिबल हो सकता है। मनोज जी, इसमें जो है ठीक है टॉप गेंदबाजी तो कह रहे हैं, लेकिन एक सरप्राइज इनके लिए यहाँ पर जडेजा भी हो सकते हैं। हाँ, जडेजा बिल्कुल बाएं हाथ के स्पिनर हैं और वो बाएं हाथ के स्पिनर्स के सामने फंसे हैं। अगर आप सचिन रविंद्र की अगर आप कमजोरियां देखेंगे तो करीब करीब भारतीय बल्लेबाजों की जो कमजोरियां रही हैं या आउट होने के जो उनके तरीके रहे हैं, वैसे ही सचिन रविंद्र के रहे हैं। भारतीय बल्लेबाज अमूमन स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को छोड़कर, जिसमें विराट कोहली भी लगातार फंसते रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वही कमजोरियां इनकी हैं, वही कमजोरियां जो है सचिन रविंद्र की हैं। लेकिन ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो टेक्निकली काफ़ी साउंड है, इनके शॉट्स बहुत दर्शनीय होते हैं, और जिस तरीके से ये शॉट खासकर स्ट्रेट ड्राइव लगाते हैं, जो ज़मीनी शॉट है वो इनके काबिले तारीफ है। लेकिन जो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ जो शॉट्स होते हैं उसमें उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाते, और इसीलिए आप देखेंगे 3 बार कम से कम ये लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर लपके गए हैं इसी वर्ल्ड कप में। ठीक है, शशि जी भी हमारे साथ जुड़ गए। पहले कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही थी। शशि जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड की बैटिंग वर्सेस इंडियन बॉलिंग। हालांकि जैसे कि सुनील भाई कह रहे हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर टॉप पर पहुंचे हैं बिना किसी मुकाबले को हारे। आप यहाँ पर किसी से हारे नहीं है, बाकी टीमें कहीं ना कहीं सबसे हार करके पहुंचे, और जो चौथे नंबर पर खड़ी है वो तो जो ऊपर वाले 3 है वो सबसे हार करके पहुंची है। आप न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं, लेकिन ठीक है, न्यूजीलैंड ने पिछली बार आपको हराया था। अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज क्या वही जो है उनकी एक स्ट्रेंथ है जिनको आउट करना? हालांकि हमारी गेंदबाजी में बहुत स्ट्रेंथ है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, भले शमी हो, भले सिराज हो, भले बुमराह हो, फिर उसके बाद कुलदीप आते हो या फिर जडेजा हो, ये जो है हमारे लिए पर्याप्त है? या फिर आपको लगता है कोई स्टिकी विकेट है जहां पर जो टीम मैनेजमेंट अभी इसके ऊपर काम कर रहा होगा? जनाब, मैं तो ये कहूंगा अब तो कुछ चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जो चलता आ रहा है हम बिल्कुल विजयी रथ पे हैं। अब हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है, अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए 2019 में भी हम टॉप पे थे, न्यूजीलैंड 4th पे था, और इंग्लैंड में टूर्नामेंट था और हम 18 रन से हार गए थे। वो चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन जो इस बार हम कर रहे हैं, अपने होम ग्राउंड में कर रहे हैं, जो दर्शकों का साथ है, जो विकेट्स हैं, जो क्लाइमेट कंडीशन है, जो हमारे बैट्समैन अच्छा कर रहे हैं, बॉलर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें मैं यही कहूंगा कि कोई अनहोनी नहीं होगी। 99% मैं दाव लगा रहा हूं भारतीय टीम ही जीतेगी। जी 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 सुनील, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप 9 इनिंग्स इंडिया की देखें मोटे तौर से, उसमें से 7 बार तो आप अपने ऑपोजिशन को आउट कर चुके, जिसमें से न्यूजीलैंड भी एक उसमें रहा है। वो अलग बात है कि उन्होंने 273 कर लिया, और जोशी जी का शायद जो कहना है वो इस बात का है कि 273 तक और 47-48 ओवर तक इंडिया को खींच ले जाने वाली यही टीम है जिसने परेशान किया। बट आपको ये भी लेकिन सर वो गिवन ए डे, फिर भी आप देखिए उस दिन धर्मशाला, बादल, तमाम चीजें, वो भी मतलब वो मैच भी कुदरत का निजाम तो कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, उसकी हमको। और जो सेमीफाइनल में आया था मैनचेस्टर में 2019 में, इंडिया सेम टीम खेली थी जो, बट आपको ये देखना है कि आपने अगर 7 बार बड़ी टीम्स को आउट किया है वर्ल्ड कप की और 10 विकेट लिए, उसके बाद 8-8 विकेट भी, तो इसका मोटा मतलब ये है कि आप अपने ऑपोजिशन को बोल आउट करने की क्षमता रखते हैं। दूसरी बात, आपकी इकोनॉमी रेट देखिए, आपकी इकोनॉमी बुमराह की और उसका जो नेक्स्ट बेस्ट है उनकी इकोनॉमी रेट देखेंगे तो उसमें काफ़ी फर्क है, 30-35% का है। तीसरा देखिए, आपके टॉप 10 जो बॉलर्स हैं वो कौन है? आपके 2-3 पेसर हैं और उसमें 2 स्पिनर है। तो जब आपके टॉप 10 में 5 ही हिंदुस्तानियों ने शिरकत की हुई है टॉप 15 बॉलर्स में इस वर्ल्ड कप के, तो आपका तो जो बॉलिंग लाइनअप है, और मजे की बात ये देखिए, किसी ने अभी तक रविचंद्रन अश्विन का नाम और जिक्र नहीं किया, जिसने 2011 में अपना डेब्यू करके वर्ल्ड कप के अंदर बहुत ही अच्छी फिरकी करके, और वो इंडिया का टॉप नहीं,
वर्ल्ड का टॉप टेस्ट का बॉलर है। तो आप देखिए बॉलिंग के हिसाब से हम लोग काफ़ी एप्पल टू एप्पल देखो, ऑरेंज टू ऑरेंज देखो, हम काफ़ी अच्छी जगह पे नॉट ओनली न्यूजीलैंड बट साउथ अफ्रीका और उनका मिला के भी मुकाबला कर लो तो उसके हिसाब से भी हम काफ़ी आगे जी। इस बार हम ये कह सकते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं काला साहब, कि ये जो इंडिया की टीम जो खेली है, हालांकि ठीक है आपने बहुत जो है बहुत बरसों, बहुत सावन, बहुत क्रिकेट और उससे पहले की तमाम चीज़ें देखी हैं, पर ये अब तक की जो है ऑल टाइम बेस्ट, क्या ये ऑल टाइम बेस्ट इस वक्त मैं यूँ कह सकता हूँ कि ठीक है हम उस चीज़ों में जा सकते हैं कि इरा अलग हो सकते हैं, खिलाड़ी अलग हो सकते हैं, लेकिन एक टीम के तौर पर, एक कॉम्बिनेशन के तौर पर ये शायद इस वक्त वर्ल्ड में ऑल टाइम बेस्ट खेल रही है काला साहब। इनफैक्ट ये बात हमारा सुबह बहुत लंबा डिस्कशन हुआ उस पर, और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, एक्स प्लेयर्स हैं, उनका भी यही मानना है कि एक दौर था 70s और 80s में ओडीआई में वेस्ट इंडीज़ का, जिसके अंदर 4 फास्ट बॉलर्स होते थे जो दुनिया के टॉप 5 होते थे, उनके अंदर 4 बैटर्स ऐसे होते थे जो दुनिया के टॉप होते थे, उनका कीपर जो होता था वो दुनिया का बेस्ट होता था। आपका देखो कीपर क्या करता है, आके 100 ठोक जाता है, केएल राहुल की बात कर रहे हैं, जो अंदर बैठा है वो भी 100 नहीं 200 रन मार सकता है। तो आप विकेट कीपिंग में ठीक है, बैटिंग आपके टॉप 3 बैटर्स देख लीजिए, वो दुनिया के बेस्ट है, और वो 3 में से 2 अगर चल जाए तो आपका मैच अपने आप ही खेल जाते हैं। आप आ जाइए मिडिल ऑर्डर पे, मिडिल ऑर्डर ऐसा है आपका, आपने श्रेयस अय्यर को देखिए, इंजरी से वापस आए और क्या लंबे छक्के मारे हैं उन्होंने, उनका काम ही एग्रेसर जैसा है जो बखूबी निभा रहे। आप फिर नीचे आ जाइए आपके स्पिनर्स पे, स्पिनर आपके पास 2 हैं, अब कोई बात ही नहीं कर रहा अब रविचंद्र अश्विन की, और ग्रेट ऑलराउंडर कॉल्ड हार्दिक पांड्या, किसी ने जिक्र किया अपने डिस्कशन में, कहीं नहीं किया। इसका मतलब है क्योंकि शमी आपको इतनी अच्छी बॉलिंग डाल के विकेट ले रहा है, बैटर्स इतनी अच्छी कर रहे हैं कि ऑलराउंडर की जरूरत ही नहीं है, तो नंबर 6 हमने ऑब्सोलीट कर दिया। हमने कभी आज तक इन 9 मैचों में कभी ना पिच की बात की ना टॉस की बात की। जो पिच मिलता है इंडिया को, बैटिंग मिले बॉलिंग मिले, वो अपने आप में एक बहुत ही अलग दर्जे पे। तो जब आपका नंबर 1 और नंबर 2 का डिस्टेंस हो जाता है, जैसे रॉजर फेडरर का और बाकी में था, टाइगर वुड्स का अपने पीक पे दूसरे के साथ था, उसेन बोल्ट का था दूसरे के साथ, तो इसका मतलब है कि आप ऑल टाइम ग्रेट हो। ये टीम आफ्टर दिस फाइनल, हाँ फाइनल जीतना पड़ेगा जिसका स्टैंप आपको लगना है कि ये ऑल टाइम इंडिया की ओडीआई ग्रेट मॉडर्न डे टीम है। अगेन मैं वर्ड बड़े ध्यान से यूज कर रहा हूं, ऑल टाइम ग्रेट मॉडर्न डे टीम इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट कैपेबिलिटी। व्हाइट बॉल क्रिकेट, मनोज जी ऑल टाइम ग्रेट? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार करना होगा हमें, लेकिन जितना जितना अब तक का प्रदर्शन रहा है उसके हिसाब से तो ऑल टाइम ग्रेट कह ही सकते हैं, क्योंकि 1983 का वर्ल्ड कप देखें, वहाँ हम वेस्ट इंडीज से भी एक लीग मैच हारे, ऑस्ट्रेलिया से भी एक लीग मैच हारे। अगर आप 2003 का वर्ल्ड कप देखें जहां हम फाइनल तक पहुंचे थे, वहां भी हम लीग में एक मुकाबला हारे। मैं एक सेकंड आपको बीच में रोकता हूं। कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि हम कई बार ये कह देते हैं, देखिए सचिन का भी एक एरा आया, सचिन के हम 100 देखते हैं तो उसमें कहते हैं कि आप साहब कितने इसमें से 100 निकाल करके दीजिए, जो चेज वाले 100 होंगे वो ऐसे चेज होंगे जो है सचिन ने जीतते हुए जो है जो भारत जीता होगा। यू आर एज गुड एज योर टीम जिसे कहते हैं। आप एक बहुत बड़ा खिलाड़ी भी हो जाते हैं, आप बहुत बड़ा, आप गवास्कर भी हुए हैं, आप सचिन भी हुए हैं, आप कोहली भी हुए हैं, लेकिन जब आप टीम नहीं हुए ना सर, आप कुछ नहीं हुए, आप अचंबा नहीं हुए। शायद इस वक्त मैं इसलिए वो वाला इशू को हम बाद में डिस्कस करेंगे, शायद इस वक्त हम एक बहुत बड़ी टीम हो गए। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें तो करंटली एक इकाई की तरह टीम खेल रही है, और 6 बार अलग अलग खिलाड़ी हमारे मैन ऑफ द मैच बनते हैं, तो इसका मतलब 6 खिलाड़ी अलग अलग, यानी टीम 1 या 2 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है। अगर सेंचुरी बनाने का मादा यहाँ रोहित शर्मा रखते हैं, विराट कोहली रखते हैं, तो श्रेयस अय्यर और केएल राहुल वो भी आकर सेंचुरी अपनी मुकम्मल करते हैं। हारा हुआ मैच जितवाने का मादा रखते हैं आपके पास केएल राहुल और विराट कोहली, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने 2 रन में 3 विकेट खो दिए थे। मैं आपके उस मुद्दे पे आता हूं, 2011 का वर्ल्ड कप देख लीजिए आप। 2011 के वर्ल्ड कप में भी हमें साउथ अफ्रीका से लीग मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था, जो एक कंप्लीट डोमिनेशन जो भारत का देखने को मिल रहा है। जो शुरुआती मैचों में 200 रन बनाना भारत के खिलाफ मुश्किल हो गया था तमाम टीमों के लिए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, लेकिन उसके बाद 100 रन बनाना मुश्किल हो गया, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे साउथ अफ्रीका हो। तो ये भारत के पूर्ण दबदबे को जाहिर करती है। लेकिन बस वही है, चमचमाती ट्रॉफी हाथ में आ जाए तो ये कहना और भी अच्छा लगेगा, सोने पे सुहागा होगा। सर एक कहावत है, मतलब ठीक है उसको नहीं यहाँ टीवी पर यूज़ कर सकते, पर एक तरीके से कहते हैं कि जब तक मतलब कि क्या कहते हैं कि जब सब काम हो ना जाए, कि किसी मरे हुए को मरा हुआ मानते नहीं, जब सब काम हो ना जाए, कि जब तक 13वीं ना हो जाए। वो मैं उसको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं भरना चाहता काला साहब, लेकिन अभी बाकी है, मतलब अभी
अभी दो चीज़ें बाकी है, इसलिए अभी नींद जो है लेनी थोड़ी सी, अभी नींद जो है थोड़ा सा उसमें खलल बाकी है। देखिए, आप अगर उसको कुदरत का निज़ाम या लॉ ऑफ एवरेज या आप दोनों चीज़ देख के करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी होगी, बट आप जिस तरह से स्टार्ट्स और आपके आंकड़े देखेंगे, जिस तरह से ये ऊपर तक आए, ये आपको कहीं ना कहीं झलकाएगा, दिखलाएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया का 2003 का डोमिनेंस था, जिसके अंदर मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट ने तबीयत से पिटाई की थी हिंदुस्तानी बॉलिंग की, और जब फील्डिंग करना है तो उन्होंने हमको बिल्कुल कहीं टिकने ही नहीं दिया, तो वो बहुत बड़ा फाइनल का लॉस हुआ था। सिमिलरली 2007 में भी इन्होंने बहुत अच्छा खेला था। तो आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं 75 की वेस्ट इंडीज़ और 79 की है वेस्ट इंडीज़ और 2003 और 7 की ऑस्ट्रेलिया की इसमें झलक है। उनको कोई चीज़, जब आप इन्विंसिबल होते हैं, जब आपका मैन टू मैन आपके साथ होता है, आपका पिच जब दायरे से बाहर हो जाती है। इससे पहले चर्चा क्या होती थी शशि भाई? चर्चा ये होती थी ना कि पुअर बॉलिंग के साथ जो है वो भारतीय पुअर बॉलिंग ही और सामने वाली न्यूजीलैंड की बैटिंग, जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 400 ठोक दिया, 300 हो गया, चेस ही उन्होंने इतनी वो कर ली, हमारा जो है कुछ खास जितना भी टोटल था उसको चेस कर ली, क्योंकि हमारी गेंदबाजी ऐसी नहीं थी कि जो हम रोक सकते यहाँ पर न्यूजीलैंड को चेस करने से। लेकिन इस वक्त ये चर्चा हुई सर, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में बैठ करके जो मजाक उड़ाया करते थे कि भैया तुम नॉन वेज नहीं खाते, कैसे फास्ट बॉलर बनोगे, आज वहाँ पे कह रहे हैं कि भैया इन्होंने खा क्या लिया है, ये वर्ल्ड के ऐसे बॉलर हैं जो पता नहीं कैसे आग उगल रहे हैं। अब ये पाकिस्तान नहीं, पूरे विश्व का जो बॉलिंग कैपिटल है, फास्ट बॉलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया बन गया इस विश्व कप से, ऐसा लग रहा है शशि जी? हाँ जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। कभी भारतीय टीम के लिए कहा जाता था, भारतीय बॉलर्स के लिए, कि भारतीय फास्ट बॉलर्स नहीं होते उतने फास्ट। ये कपिल देव एक आए थे, कपिल देव जी को छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बाद जब MRF पेस फाउंडेशन की यहाँ पर स्थापना हुई, उसके बाद से आप देख लीजिए, भारतीय ही नहीं, श्रीलंका ही नहीं, आस पड़ोस के छोटे छोटे देश भी आकर के यहाँ पर सिद्धस्त हुए हैं। और भारतीय टीम में जो मैं तो कह रहा हूँ, IPL, सब इसको बुरा भला कहते होंगे, लेकिन जब ICL या IPL बाद में शुरू हुई और उसके बाद जो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेवलप हुआ, यहाँ की जो ग्राउंड्स हैं उनकी जो संरचना की गई, बहुत बढ़िया। क्योंकि पहले क्या होता था, दूसरे तीसरे दिन ही हमारी विकेटें ऐसी स्लो हो जाती थी, हम जो है ना स्पिनर फ्रेंडली विकेट्स बनाते थे। लेकिन आज वही भारत है, वही ग्राउंड है कि पूरा वर्ल्ड यहाँ पर मैच खेलने के लिए आने के लिए आतुर रहता है। चाहे IPL है, चाहे वो वर्ल्ड कप है, चाहे टेस्ट मैचेस हैं, सभी लाइन लगाकर हमारे यहाँ मैच खेलने के लिए आतुर है। उसका एक कारण है कि हमारा जो बोर्ड है उसने बहुत अच्छा काम किया है। नो सर, सभी ने आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट। सुनील भाई, ये तो कहना ही पड़ेगा ना, जिस तरीके से द वे द इंडिया हैज ऑर्गेनाइज, मतलब एक एक मैच जिस तरीके से, और एक भी क्लिच नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे, हमने इससे पहले वाला इंग्लैंड का वर्ल्ड कप भी देखा है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में 2 वर्ल्ड कप मैं खुद कवर कर चुका हूं, मतलब इससे पहले भी हमने देखा है तमाम चीज़ें, और विदेशी मीडिया तमाम ग्लिचेस तमाम हो जाती, लेकिन हैट्स ऑफ जिस तरीके से BCCI और ICC ने मिल करके जिस तरीके का ये वर्ल्ड कप जो है किया है, अब सबकी नजर रही है। कल फिर मुखातिब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।